छात्र विद्यार्थियों, हिंदी अध्ययन शाला में आप लोग हिंदी सर के साथ हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज हम पाठ 18 वसंत गीत नामक कविता, जिसके रचनाकार श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी हैं, पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप लोग पठन सामग्री के बिना अध्ययन में शामिल हो रहे हैं तो वीडियो को यहीं पर रोकें और अध्ययन सामग्री, पठन सामग्री लेकर के अध्ययन में उपस्थित हों। आज के अभ्यास कार्य में भाषा बोध एवं पढ़िए और समझिए शीर्षक के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को पढ़ेंगे, समझेंगे। सबसे पहले भाषा बोध प्रश्न। भाषा बोध में प्रश्न संख्या 8 यहां पर दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। क, ख, ग, घ, अंगा। ये 5 शब्द दिए हुए हैं। स्पर्श, स्निग्ध, वनस्थली, व्योम, दिग्दिगंत। विद्यार्थियों, इन शब्दों का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाना है और ये वाक्य प्रयोग आप लोग स्वयं करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों से विलोम शब्द युग्म को जोड़कर लिखिए। यहां पर शब्द दिए हुए हैं। स्निग्ध, खोलना, मिठास, वधु, भीगी, कटुता, रूखा, वर और बांधना। इन शब्दों के आपको विलोम शब्द युग्म, विलोम शब्दों के जोड़े बनाने। तो विलोम शब्द युग्म में स्निग्ध, रूखा, खोलना, बांधना, मिठास, कटुता, वधु और वर, ये विलोम शब्द युग्म है। इसमें एक शब्द भीगी अतिरिक्त दिया हुआ है, इसलिए उसका कोई युग्म नहीं बना है। अब हम प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 10 में बताया गया है कि नीचे दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब यहाँ पर दिया हुआ है, पहला शब्द दिया है मलय, दूसरा दिया है वधु, तीसरा दिया है व्योम, चौथा है देह और पांचवा है यौवन। इन सभी शब्दों के हमें दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। मलय शब्द का पर्यायवाची होगा चंदन, गंधसार। चंदन और गंधसार। इसी प्रकार वधु शब्द के 2 पर्यायवाची होंगे दुल्हन, बहू। दुल्हन और बहू। व्योम शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द होंगे नभ, आकाश। नभ और आकाश। ऐसे ही देह शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द हैं शरीर, तन। शरीर और तन। यौवन। यौवन शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द होंगे जवानी, तरुणाई। जवानी और तरुणाई। तो इस प्रकार मलय, वधु, व्योम, देह और यौवन शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द। अब प्रश्न संख्या 11 पर ध्यान दीजिए। नीचे दिए गए शब्दों से 2 नए शब्दों की रचना कीजिए। यहाँ पर रेशम, स्नेह, लहू, गीत, देह ये शब्द दिए हुए हैं। इन सभी शब्दों का प्रयोग करके हमें 2 नए शब्द बनाने हैं। जो भी 2 नए शब्द बनेंगे उनमें हमें इन शब्दों का प्रयोग जरूर करना है, इन शब्दों की सहायता से बनाना है। तो 2 नए शब्द कौन से हैं? देखिए, रेशम से बनेगा
रेशमी और रेशमा, रेशमी और रेशमा। आप दूसरे शब्द भी बना सकते हैं, लेकिन आधार में रेशम शब्द रहेगा, ये जरूर ध्यान रखिए। अगला शब्द है स्नेह। स्नेह से जो दो नए शब्द बनेंगे उनमें से पहला है स्नेही और दूसरा है स्नेहपूर्ण। स्नेही और स्नेहपूर्ण। अगला शब्द है लहू। लहू शब्द से दो नए शब्द बनेंगे, लहू लुहान। लहू लुहान और लहू रंग। लहू रंग। ठीक है। इसी प्रकार गीत शब्द से दो शब्द बनेंगे, तो पहला शब्द होगा गीतांजलि। गीतांजलि। और दूसरा शब्द होगा गीतकार। गीतकार। ठीक। इसी प्रकार देह शब्द का प्रयोग करके दो नए शब्द बनेंगे। पहला शब्द होगा देहावसान। देहावसान। और दूसरा शब्द होगा देहांत। देहांत। ठीक। अब हम प्रश्न संख्या 12 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 12 में कहा गया है, नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो का से अंगा तक यहाँ पर वाक्य दिए हुए हैं। ये का से अंगा तक जो भी वाक्य दिए हैं, ये सभी अशुद्ध वाक्य हैं। इन सभी वाक्यों को शुद्ध करना है। पहला वाक्य है, सखी देखो बगीचे में रंग बिरंगी फूल खिले हैं। वाक्य को पढ़ते ही जहां पर त्रुटि है, जहां पर अशुद्ध है, वो तुरंत ही पता चल जाता है। खा नंबर वाक्य है, उसके मन खुशी से झूम उठा। आप लोग भी वाक्यों को पढ़ें। वाक्यों को पढ़ते ही आपको तुरंत पता चल जाएगा कहां पर अशुद्धि है। गा नंबर है, आसमान पे बादल छा गए। आसमान पे बादल छा गए। ठीक है। घा नंबर, फूलों के कलियों में कोमलता है। फूलों के कलियों में कोमलता है। और अगला वाक्य है, वह का रोम रोम कांपने लगा। वह का रोम रोम कांपने लगा। अब इन वाक्यों का शुद्ध रूप देखिए। इन वाक्यों का शुद्ध रूप क्या है? का नंबर, हे सखी देखो बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। वाक्यों को शुद्ध करने में वाक्य रचना की अशुद्धि हो सकती है, विराम चिन्हों की अशुद्धि हो सकती है, वर्तनी की अशुद्धि हो सकती है। तो इन सब को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है और फिर शुद्ध करना। हे सखी देखो बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। खा नंबर, उसका मन खुशी से झूम उठा। उसका मन खुशी से झूम उठा। ठीक। गा नंबर है, आसमान में बादल छा गए। आसमान में बादल छा गए। फूलों की कलियों में कोमलता है। फूलों की कलियों में कोमलता है। और अंतिम वाक्य है, उसका रोम रोम कांपने लगा। उसका रोम रोम कांपने लगा। इस प्रकार से ये वाक्यों का शुद्ध रूप है। इसे आप हिंदी नोटबुक में लिखेंगे। 10वां प्रश्न है, पाठ से क्रिया शब्दों को छांट कर लिखिए। तो पाठ को पढ़ना है। वसंत गीत नामक एक कविता है, इस कविता को पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसमें जो क्रिया शब्द आए हैं उन्हें छांट कर लिखना है। तो ये आप लोग स्वयं करेंगे, हिंदी नोटबुक में इसे लिखना है। ठीक है। आइए क्रिया शब्द के कुछ उदाहरण मैं आपको बता दे रहा हूं।
वाक्य में क्रिया आई है, जैसे बुला गया, जागो, आ गया, चली, सजाकर, गा गया आदि। इस प्रकार के क्रिया शब्द यहाँ पर आए हुए हैं। तो पाठ में से आप और भी पढ़ेंगे, समझेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी क्रिया शब्द हैं उन्हें लिखेंगे। अब हम लोग पढ़िए और समझिए क्रम की ओर आगे बढ़ेंगे। पढ़िए और समझिए शीर्षक के अंतर्गत जो जानकारी दी गई है उसे पढ़ेंगे और समझेंगे। पढ़ने समझने के बाद उससे संबंधित जो प्रश्न दिए होंगे उनके उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर अलंकार से संबंधित जानकारी दी गई है। अलंकार की परिभाषा बताते हुए कह रहे हैं, जो शब्द काव्य का सौंदर्य बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। तो यहाँ पर अलंकार के प्रकार बताए गए हैं, अलंकार की परिभाषा बताई गई है। अभी शब्दालंकार में बताया गया है, जहाँ शब्दों के प्रयोग से वाक्य में चमत्कार होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। कहने का मतलब, जहाँ पर शब्द का प्रयोग करने से वाक्य अलंकृत होता है तो वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, ये यहाँ पर पंक्ति दी हुई है, रघुपति राघव राजा राम। तो यहाँ पर रा वर्ण की आवृत्ति, यानी आवृत्ति का मतलब होता है बार बार आना। यहाँ रा वर्ण की आवृत्ति है और इस रावर्ण की आवृत्ति ने वाक्य की सुंदरता को दोगुना कर दिया है। तो इस रावर्ण की आवृत्ति होने के कारण इस पंक्ति को पढ़ने में बड़ी सरलता समझ में आ रही है और वाक्य भी सुंदरता से भर गया है। तो मुख्यतः शब्दालंकार तीन प्रकार के होते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार। ठीक, इसके बाद दूसरा अलंकार बताया गया है हमें अर्थालंकार। अर्थालंकार जहां वाक्य में आए शब्द के अर्थ से कविता की सुंदरता दुगनी होती है, वहां अर्थालंकार होता है। जैसे सीय मुख मनहु चंद्रमा सोहे। अर्थालंकार का मतलब, जो भी शब्द दिए गए हैं, अभी हम शब्द अलंकार में क्या था कि शब्दों के प्रयोग से काव्य में चमत्कार होता है। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उनके अर्थ से काव्य में चमत्कार होता है, काव्य की सुंदरता बढ़ती है, इसलिए अर्थालंकार है। तो कहा गया कि सीय मुख मनहु चंद्रमा सोहे, यहाँ पर सीता जी के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, तो यहाँ अर्थालंकार है। प्रमुखतः अर्थालंकार के 5 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि अर्थालंकार के 5 प्रकार होते हैं। उन 5 में से है पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा अतिशयोक्ति अलंकार, चौथा अन्योक्ति अलंकार और छठवां मानवीकरण अलंकार। पहला है उपमा, दूसरा है रूपक, तीसरा है उत्प्रेक्षा, चौथा है अतिशयोक्ति, पांचवा है अन्योक्ति और छठा है मानवीकरण। ठीक है। शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार का विशेष महत्व है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि शब्दालंकार जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें अनुप्रास अलंकार का विशेष महत्व होता है। तो अब अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है? जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थालंकार के अंतर्गत मानवीकरण अलंकार का प्रयोग तब होता है जब काव्य में प्राकृतिक तत्वों को मानवीय व्यवहार करते हुए दिखाया जाए। देखिए, अब आपको यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान देना है।
अनुप्रास अलंकार और मानवीकरण अलंकार, क्योंकि इन्हीं दो अलंकारों को यहाँ पर ध्यान में रख करके हमें विशेष रूप से समझाया जा रहा है। तो अनुप्रास अलंकार कहाँ पर होता है? अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ किसी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, ध्यान दीजिएगा। और अर्थालंकार में जो मानवीकरण होता है, तो मानवीकरण कहाँ पर होता है? तो मानवीकरण अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ प्राकृतिक उपादान यानी प्राकृतिक वस्तुएं या प्राकृतिक उपादान मनुष्यों की तरह, मानवों की तरह व्यवहार करते हुए प्रकट हों या व्यवहार करते हुए उन्हें बताया जाए। तो अभी जैसे कहा गया, मलय का झोंका बुला गया। मलय क्या है? सुगंधित वायु को मलय कहा गया, प्राकृतिक वस्तु है। मलय का झोंका सुगंधित वायु बुला गया। वायु का झोंका प्राकृतिक वस्तु है वायु, तो क्या ये बुलाती है किसी को? जी नहीं, बुलाने का कार्य मनुष्य करता है, मानव करता है। मलय का झोंका किसी को बुलाता नहीं है, लेकिन यहाँ पर कहा गया मलय का झोंका बुला गया। प्राकृतिक उपादान मानवों की तरह कार्य करते हुए बताया जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अब जैसे कहा जाए कि सूरज नदी में नहाया, तो क्या सूरज नदी में नहाता है? सूरज प्राकृतिक उपादान है, और प्राकृतिक उपादान नदी भी है। तो यहाँ पर सूरज को मनुष्यों की तरह स्नान करते हुए, क्योंकि सूरज स्नान थोड़े करता है, लेकिन सूरज को मनुष्यों की तरह स्नान करते हुए, मानवों के इस तरह स्नान करते हुए बताया जा रहा है। तो इस प्रकार की स्थितियों में जहाँ पर प्राकृतिक वस्तु को मनुष्यों की तरह काम करते हुए बताया जाएगा, वहाँ मानवीकरण अलंकार होगा। अब प्रश्न संख्या 14 में पंक्तियां दी गई हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त मानवीकरण अलंकार व अनुप्रास अलंकार को पहचान कर लिखिए। यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी हैं, इन पंक्तियों में आपको मानवीकरण अलंकार और अनुप्रास अलंकार दोनों को पहचान कर अलग अलग लिखना है। तो का नंबर दिया है, टेसुओं की आरती सजाकर बन गई वधू वनस्थली। टेसुओं की आरती सजाकर बन गई वधू वनस्थली। खा नंबर में दिया है, नीम के भी नौर में मिठास देख हंस उठी है कचनार की कली। नीम के भी नौर में मिठास देख हंस उठी है कचनार की कली। का नंबर है, जागो 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 सखी वसंत आ गया जागो। अगला नंबर है, सुनो सखी सुनो बंधु। तो इन पंक्तियों में हमें जो मानवीकरण अलंकार और अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त है, उसे पहचान कर बताना है। तो टेसुओं की आरती सजाकर, यहाँ पर टेसु क्या है? ये प्राकृतिक उपादान है। आरती सजाकर, आरती सजाने का काम मनुष्य का है, तो टेसुओं की आरती सजाकर मानवीकरण अलंकार है। वधू वनस्थली, यहाँ पर वा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार है। खा नंबर, हंस उठी कचनार की कली। तो कचनार की कली प्राकृतिक उपादान है, किसी पेड़ का पुष्प है, पेड़ की कली है, तो वह हंस उठी। तो कोई कली या कोई फूल हंसता नहीं है, वो खिल जाता है। तो यहाँ पर हंसने का जो कार्य होता है वो मानव के द्वारा होता है। तो कचनार की कली यानी प्राकृतिक उपादान को मानवों की तरह हंसते हुए बताया जा रहा है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। फिर कहा जा रहा है कचनार की कली। अब इस पंक्ति में कचनार की कली का वर्ण की आवृत्ति है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जागो जागो जागो, यहाँ पर भी जावर्ण की आवृत्ति है या जागो शब्द की आवृत्ति है, तो यह अनुप्रास अलंकार है। फिर है सुनो सखी सुनो, इस पंक्ति में भी सा वर्ण की आवृत्ति है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। विद्यार्थियों,
अलंकार को और भी भली प्रकार से पढ़ने समझने के लिए आप लोग अपनी व्याकरण पुस्तक को पढ़ सकते हैं। अलंकार शीर्षक के नाम से जो वहाँ पर पाठ दिया गया है उसमें अलंकार को बहुत ही विस्तृत रूप में समझाया गया है, तो वहाँ आप उसे और अच्छी प्रकार से पढ़ें समझें। ओके, अभी ध्यान दीजिए, हमारी पाठ्य पुस्तक में कल्पना तथा अनुमान, मूल्य आधारित प्रश्न, रचना एवं अभिव्यक्ति, इन शीर्षकों के अंतर्गत कुछ प्रश्न दिए जाते हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर, इन शीर्षकों के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों के उत्तर हम अभी नहीं करेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर, इन शीर्षकों के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों के उत्तर जब हमारी कक्षाएं संचालित होंगी तो वहाँ कक्षा में बताया, समझाया, पढ़ाया जाएगा। ठीक, अब बारी है गृह कार्य की। ध्यान से गृह कार्य को नोट करें और हिंदी नोटबुक में लिखें। आज आपको प्रश्न संख्या 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 यानी 8 से लेकर 14 नंबर तक के, प्रश्न संख्या 8 से प्रश्न संख्या 14 तक के सभी प्रश्न और उनके उत्तर हिंदी नोटबुक में आपको लिखना है। विद्यार्थियों, आप लोगों की हिंदी नोटबुक 1 भर गई होगी, तो आप लोग हिंदी नोटबुक 2 में लिखना शुरू कर दिए हैं। यदि आपकी हिंदी नोटबुक 1 अभी तक नहीं भरी है, आप हिंदी नोटबुक 1 में ही लिख रहे हैं, तो पाठ 18 के समाप्त होने के बाद, जैसे ही पाठ 18 समाप्त हो जाएगा, आपको हिंदी नोटबुक में अगला पाठ हिंदी नोटबुक 1 में नहीं लिखना है। ठीक है, यदि आप हिंदी नोटबुक 2 में पाठ 18 लिख रहे हैं या आपकी हिंदी नोटबुक 1 भर गई है, अब आप हिंदी नोटबुक 2 में लिख रहे हैं, तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, तो आप बराबर उस पर लिखते रहिए। यदि हिंदी नोटबुक 1 नहीं भर गई है, अभी आप हिंदी नोटबुक 1 में ही लिख रहे हैं, तो फिर आपको पाठ 18 समाप्त होने के बाद अगला पाठ जो भी आएगा उसे आपको हिंदी नोटबुक 2 में लिखना है। हिंदी नोटबुक 2 में उस पाठ को लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, वैसे मुझे पूर्ण विश्वास है कि अभी सब लोगों ने हिंदी नोटबुक 2 में लिखना शुरू कर दिया होगा, तो अच्छी बात है। इसी के साथ ही आज का अध्ययन क्रम यही समाप्त होता है। धन्यवाद।